गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जाना था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जो केवल इनिशियल वर्क करने के दौरान केवल इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती, या कौन सा रास्ता लिया गया है इस पर डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती हैं केवल इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। इस तरीके की फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। वहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जिन्हें इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन के अलावा भी जो पाथ अटेंड किया है वो इम्पैक्ट करता है कि पाथ स्मूथ था, रफ था, या और कौन सी रीजन थी, पाथ टर्निंग था, किस तरीके का था, ये सारी कंडीशंस उनमें इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसी फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। आज हम ये टेस्ट करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके लिए हम 4 कंडीशन देखेंगे और उन चारों कंडीशन में ये पता करने की कोशिश करेंगे इज इट ट्रू और नॉट। सो लेट स्टार्ट। लेट अस चेक ग्रेविटेशनल फोर्स is a conservative force. एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन सेम रखेंगे, हाइट, दैट इज हाइट। ये हाइट दैट इज ए बी। दूसरी कंडीशन में जो हमारी बॉडी है यहां से यहां चली है इस तरीके से। सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन हमारे पास है, हमारी बॉडी कहीं यहां से कहीं पहले यहाँ चली, यहाँ, फिर 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 यहाँ तक चलती है इस तरीके से। थर्ड कंडीशन में हमारी बॉडी जो है यहाँ से चलती हुई यहाँ पे आती है। इन तीनों कंडीशंस में जो हमारी हाइट है वो h है, यहाँ भी हाइट h है, यहाँ भी हाइट h है और यहाँ भी हाइट h है। ये जो है स्मॉल डिस्टेंस h डैश मानेंगे, इधर ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर को हम मानेंगे, जब इधर जाएगा उसे मानेंगे x के बराबर। नाउ इसे हम नाम देंगे ए बी सी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन, ये हमारी, इसे भी हम नाम देते हैं ये ए बी एंड डी। इस तरीके से इसे भी हम नाम दे दिया। यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें, ये हमारा आर है, इट्स अ वैल्यू ऑफ आर वी गोइंग टू हैव। यहाँ यूं जाते समय ये हमारा h है और यूं ये हमारे लिए x के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कंडीशंस हमारे पास निकल के आती हैं। तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव और नॉट। कंजर्वेटिव होगी तो जो वर्क डन करने के दौरान केवल इनिशियल पोजीशन ऑफ जो वर्क डन है वो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। तो पहली कंडीशन है हमारे पास, और तीनों कंडीशन में हमें सेम टाइप ऑफ वर्क मिलेगा, क्योंकि हाइट तो सब में सेम ही है। जब हाइट सब में सेम है तो कोई सी बात अटेंड कर लो, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तो सेम मिलेगी। इट इज ए टू बी। तो कंडीशन फर्स्ट,
तो हम यहाँ देख रहे हैं जो बॉडी है यहाँ रखी हुई है, तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा के बराबर, एफ एस कॉस थीटा के बराबर। और यहाँ थीटा जो है हमारे लिए इस समय थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इस कंडीशन के लिए 0 के बराबर है। तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 और इसकी वैल्यू एफ एस के बराबर आती है। नाउ जो फोर्स है हमारी इस कंडीशन में उसकी वैल्यू होती है m इंटू जी, क्योंकि एक्स ड्यू टू ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रहा है। नाउ ये s जो है हम s कह रहे हैं, इट इज अ हाइट। ये जो हाइट है यही इसका डिस्टेंस ट्रेवल है। तो वर्क हमारा mg और s की जगह हमने h रखा, w1 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 हमारे पास आता है mg h के बराबर। तो कंडीशन 1 में जो हमने वर्क किया वो mg h के बराबर आता है। नाउ इन सेकंड कंडीशन लेट अस सी। ये हमारे पास एंगल है थीटा, इट इज एंगल थीटा गोइंग टू हैव, ये हमारा पहला हो गया। नाउ अब हम इस पे आएंगे। इसके लिए हमारे पास एक बॉक्स है, वी आर गोइंग टू हैव ए बॉक्स। कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक बॉक्स है। यहां से बॉक्स जो है हमारा उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, लेट इट नॉर्मल डायरेक्शन आर, और एक आर को बैलेंस करने के लिए हमारा कंपोनेंट mg cos थीटा, mg cos थीटा इसे बैलेंस करने में लगा हुआ होगा। वहीं इधर से जब ये वर्क करेगा तो इधर एक कंपोनेंट ये जो है f या mg sin थीटा, फोर्स का कंपोनेंट mg sin थीटा इधर वर्क करेगा इस कंडीशन के अंदर। एंड हियर इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स F गोइंग टू एक्ट, और इन दोनों के मिडिल में यहां से ये mg वर्क करेगा। यहाँ पर ये जो है ये बना हुआ है, ये हमारा थीटा एंगल है। तो इन सभी कंडीशन में हमारी कंडीशन, इट्स अ कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में हम देख रहे हैं एम आर जो है नॉर्मल कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। आर इज इक्वल टू बैलेंस बाई नॉर्मल कॉस थीटा के बराबर बैलेंस कर ली गई है। नाउ तो वर्क डन जो होगा हमारा जो होता है एफ एस कॉस थीटा के बराबर, एफ एस कॉस थीटा के बराबर नहीं, एफ एस कॉस थीटा के बराबर तो आर हमारा कैंसिल कर देगा, तो इसमें कॉस थीटा कंपोनेंट नहीं, वर्क के लिए साइन थीटा कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा तो बैलेंस हो चुका है, बैलेंस कर रहा है मास का, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा कंपोनेंट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस। नाउ यहां पर जो वर्क है हमारा वो हमारा mg होगा, मास फोर्स का वैल्यू mg होता है। तो ऐसा डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया वो हमारा cb के बराबर है, क्योंकि cb ही तो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, तो इनटू cb का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। नाउ साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा हम जैसे जानते हैं, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। तो इसकी कंडीशन, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है हमारा ए बी एंड बेस है हमारा, वो हाइपोटेनियस है हमारा सी बी। तो ए बी से ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये W2 वर्क W2 वर्क में हमें आता है mg ए बी, और ए बी की वैल्यू में पता है, ए बी जो है हमारा
एच टू एच, तो हमारा वर्क डन W2 भी हमारा कितना हो गया, mg h के बराबर। जो W2 वर्क डन है वो भी हमारा mg h के बराबर हो गया। नाउ इसके बाद अब हम आएंगे थर्ड केस पर, दिस इज दिस। तो इसके केस में यहां से थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं इसे। इसके केस में हमें दो बॉडी जो है दो रास्ते में चलेगी, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा, हाँ, एम जी एच डैश, और जब ये एच और ये सेम डायरेक्शन में है तो एम जी एच डैश कॉस जीरो, और एच के लिए एम जी एस कॉस थीटा और प्लस एम जी एक्स कॉस थीटा, एम जी एक्स कॉस थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारा वर्क डन 3, तो W इक्वल्स टू एम जी एच डैश, ये कॉस्ट 1 है, ये थीटा 2 है। तो हम यहाँ देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में, इस ये जो है थीटा जो हम देख रहे हैं, फोर्स और हाइट के बीच में थीटा जो है ऊपर जाते समय, तो थीटा 1 इसके लिए ऊपर जाते समय 0 है, कॉस 0 के बराबर है। एम जी एक्स के लिए वही हम देख रहे हैं, एम जी एक्स इक्वल टू कॉस 90, एम जी एक्स कॉस 90 के इक्विवेलेंट है, एम जी एक्स इक्वल टू कॉस 90। जब एम जी एक्स कॉस 90 के बराबर है तो हम जानते हैं कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, कॉस 90 बिकम इक्वल टू 0। वर्क डन की वैल्यू हम रखने पर एम जी एच डैश कॉस 0 प्लस एम जी एक्स कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं तो 1 आती है, और कॉस इसकी वैल्यू रखते हैं एम जी एक्स, तो हमें 0 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। वी ऑब्टेन वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ प्लस का साइन हमने लगाया। अब यहां से पूरा 0 हो गया तो वर्क डन हमारे पास बनता है एम जी एच एस, और फॉर एन, इस तरीके एन हाइट्स के लिए हम निकालेंगे तो W3 इक्वल टू एन एम जी एच डैश, और एन एच जो है एच के बराबर होता है, तो W3 हमारा एम जी एच के बराबर निकल के आ गया, W3 भी हमारा एन एच के बराबर निकल के आया। नाउ फोर्थ कंडीशन, नाउ कंडीशन फोर्थ वर्क डन है वो हमारा रहेगा, हम इसके टोटल वर्क डन समीशन लगा देंगे, इसके टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यहां से समीशन एम जी, और स्मॉल डिस्टेंस हम डी एच लेते हैं, एम जी डी एच कॉस थीटा 1 प्लस समेशन एम जी डी एक्स कॉस थीटा 2 के बराबर वैल्यू हम लेते हैं। सिमिलरली यहाँ हम देख रहे हैं ये और ये फोर्थ पोजीशन डिस्टेंस जो है 90 के बराबर है, थीटा टू हमारा 90 के बराबर है, और थीटा 1 जो है हमारा 0 के बराबर रहता है। तो वर्क डन इक्वल टू 4 समेशन एम जी डी एच कॉस 0 प्लस समेशन एम जी डी एक्स कॉस 90, ये वैल्यू बनती है। और जैसे हम जानते हैं cos 90 पे 0 होता है तो ये पूरा कंपोनेंट ही 0 के बराबर हो गया, तो वर्क जो हो गया समेशन एम जी डी एस कॉस 0 के बराबर वैल्यू निकली। ओके,
और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, cos 0 इक्वल टू 1, तो समेशन mg dh w4 इज द वर्क, और जब इसे mg को हटा करके mg समेशन dh करते हैं तो हमें भी mgh मिलता है। तो इस कंडीशन में भी हमें जो वर्क मिला वो mgh के बराबर है। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं कि W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3 इक्वल्स टू W4 इक्वल टू mgh। इन तीनों कंडीशन में जो हमें वर्क मिला वो mgh के बराबर ही मिला। तो जब तीनों कंडीशन में mgh के बराबर हमें वर्क मिल रहा है तो हमारा वर्क जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो ये बात सेटिस्फाइड होती है। तो इस तरीके से हमने बात प्रूव कर दी कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसे पाथ वर्क करने के लिए पाथ इंडिपेंडेंट है, वो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। इसके बाद अब हम दूसरा टर्म लेके चलते हैं, डेट इज पावर। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर को हम कह सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक काम करने की क्षमता दिए गए टाइम इंटरवल के अंदर, या फिर वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, दिए गए काम को कितने समय में हम खत्म कर पा रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे हम एक बात कहते हैं, एक दो मोटरसाइकिल थी, देयर आर टू मोटरसाइकिल्स। तो हम बात कर रहे हैं पावर की इस समय। पावर, हमारे पास दो बाइक्स थी, लेट अस सपोज वी हैव टू बाइक्स वी आर गोइंग टू हैव। ये हमारे पास दो बाइक्स हैं, एक बाइक ये और सेकंड बाइक ये, वी हैव टू बाइक्स। अब देखिए ये दोनों जो बाइक हैं, दोनों में जो हमने फ्यूल डाला है, फ्यूल दोनों में सेम है, फ्यूल जो है सेम इन बोथ, दोनों के अंदर सेम है। तो दोनों में रेस हुई, तो दोनों चले, चलने के बाद हमने ये देखा पहली गाड़ी को तकरीबन 2 आवर्स लगे, वहीं पहली गाड़ी को 2 घंटे लगे, और दूसरी गाड़ी को 1 आवर लगा। दूसरी गाड़ी को केवल 1 घंटा ही लगा, और 1 घंटे में वो ए से बी पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया। तो हम क्या कहेंगे कि उसने कम समय में ज्यादा काम किया। इसने जो काम 1 घंटे में किया, उसने ये काम 2 घंटे में किया। जो काम तो इसका मतलब क्या है, उसने कम समय में ज्यादा काम किया होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि उस जो हमारा वाइकर नंबर 2 है उसकी पावर ज्यादा है, और या फिर उस वर्क काम करने की क्षमता दिए गए टाइम के अंदर, कैपेसिटी टू डू वर्क इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट पर्सन। वहीं इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हमारे पास है वाटर की, पानी की मोटर्स, वी हैव अ मोटर। हमारे पास एक मोटर ये थी, और दूसरी मोटर जो थी हमारे पास वो कुछ इस तरीके की मोटर थी हमारे पास, इट इज अ मोटर ऑफ सेकंड टाइप। ये दो मोटर हमारे पास थी। अब ये दोनों मोटर वर्क कर रही थी, तो हमने देखा सेम साइज की टंकी को भरने में इसने लिया 1 आवर, वहीं इसने लिया हाफ आवर, आधा घंटा लिया। तो हमने क्या कहा कि ये जो मोटर है ये कम समय में पूरी टंकी को फिल कर देती है, और वहीं ये जो है उसी टंकी को फिल करने में ज्यादा समय लेती है। तो इस तरीके से
हम दो चीजों को बहुत देख रहे हैं जब पावर के बारे में दिखाते हैं, एक तो वर्क और दूसरा टाइम। तो कितना काम कर रही है और कितने समय में कर रही है, कितना काम कर रही है और कितने समय में कर रही है। अगर इस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों ही मोटर ने एक टैंक को फिल किया, क्या किया, फिल वन टैंक, एक टैंक को फिल किया, लेकिन अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर किया। और वहां पे यहां पर भी इन दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टाइम अलग अलग रहा। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों ने ही 200 जूल ऑफ वर्क किया हो, अगर हमारे पास बॉडी है 2 जूल ऑफ वर्क किया दोनों ने, लेकिन हमारी एक मोटर ने ये काम कर दिया तकरीबन 10, ये लेते हैं हम 2 जूल्स ऑफ वर्क करने के लिए उसे मिलने लगे 10 मिनट्स, और वहीं फर्स्ट वाली मोटर को 10 मिनट्स लगे, और इसने ये काम कर दिया, ये कर दिया 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर उस काम को कंप्लीट कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू से इन दिस केस, कि सेम वर्क ऑफ टाइम, तो हमारे पास क्या है, कौन सी ज्यादा पावरफुल है, कम समय में करने वाली मोटर वी, क्योंकि उसने सेम वर्क को विद इन लेस टाइम खत्म कर दिया। नाउ अब हमने कहा इसके अपोजिट हम जब देखना चाहें, हमने कहा दोनों को, दो बच्चे थे, उन्हें हमने 3 घंटे का पेपर दिया, हमने कहा कि तुम्हें 3 घंटे मिल रहे हैं हर बच्चे को। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने 10 पेजेस फिल किए, तो एक ने 20 पेजेस फिल किए, और एक ने 24 पेजेस फिल कर दिए उसी टाइम के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि जो बच्चा पहला वाला था वो थोड़ा कम पढ़ के आया था, उसके अंदर कम नॉलेज थी, और वहीं जो 24 पेज जिसने भरे और अच्छे से भरे, तो उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर पावर ज़्यादा थी, उसके पास नॉलेज ज़्यादा थी। तो उस यहाँ पे हमारा टाइम सेम है लेकिन वर्क अलग अलग है। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें, नहीं हमारा टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, वो दोनों के लिए सेम रहेगा 10 मिनट्स, मोटर 1 के लिए भी और मोटर 2 के लिए भी। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के वर्क में भी चेंज आ गया। जो पहली मोटर जो थी, अगर हम मान के चलें कोई, जो पहली मोटर थी, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो 10 मिनट तक काम करेंगे, जब इसने 10 कर दिया तो ये 400 तक कर जाएगी, और वो 200 जूल ऑफ वर्क ही कर पाएगी। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि वर्क में भी चेंज आया। अगर वो पहली मोटर का रेशियो ऐसा ही चल रहा है तो उसमें चेंज भी कुछ इस तरीके का ही देखने को मिलेगा। और इन सब चीजों को देखते हुए हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं एज अ वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। दिए गए समय में वो कितना काम कर पाती है, इसे ही हम पावर कहते हैं। सो पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर को वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम से हम डिनोट करते हैं। हम्म Power is defined as work done per unit of time. It is denoted by, it is denoted by P। इसे हम P से नोट करते हैं, पावर को P से नोट करते हैं। और पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। P की यहाँ पावर है,
W यहाँ वर्क है और T यहाँ पर टाइम है हमारे पास। जो पावर है उसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और W, और इसे हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इज द पावर, फॉर्मूला ऑफ पावर। नाउ डायमेंशन ऑफ पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है? सो डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन जो होता है वो F इंटू एस होता है, टाइम के बराबर होता है। एंड ये हमारे पास M A के बराबर होती है, ये हमारा S है और ये हमारे पास T है। हम चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं, MST इंटू V इंटू T कर सकते हैं। T को हम बाहर निकाल लें, इधर MS T² एंड S अपॉन T हो जाएगा और इधर T आ जाएगा, तो MS से S² और TQ, तो ये बन जाता है MS² T माइनस का, ये भी एक यूनिट होगी पावर की। और जब हम इस तरीके से डायमेंशन निकालते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक आउट डायमेंशन ऑफ पावर, तो हमारे पास आ जाता है डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर हमारे पास आ जाते हैं ML2T माइनस 3, ML2T माइनस 3 के बराबर पावर का डायमेंशन हमें ऑब्टेन होता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने जाना कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जब जो लगाई जाती हैं वर्क करने के दौरान, तो वो केवल इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन डिपेंड करती हैं। और वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती हैं जो पाथ अटेंड पर भी डिपेंड करती हैं। हमने जाना था ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है। हमने फर्स्ट कंडीशन में निकाला वर्क, तो हमने देखा mgh ही निकला। हमने सेकंड कंडीशन में वर्क निकाला, तो उस कंडीशन में mgh के बराबर ही वर्क हमारा ऑब्टेन हुआ। एंड थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन में भी हमें mgh के बराबर हमें वर्क ऑब्टेन हुआ। तो इस बात को देख के हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो वर्क है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जाती है तो वर्क हमारा पाथ इंडिपेंडेंट रहा। इसके बाद अगला टॉपिक हमने देखा पावर। पावर जो होता है हमने बताया था इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर को हम वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। इसे P से नोट करते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसा ही पावर की जो होती है वॉट होती है और जूल पर सेकंड होती है। पावर के डायमेंशन होते हैं वो ML2T माइनस 3 के बराबर डायमेंशन होते हैं। नोट डाउन। पावर को हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। और सिंपल मैंने बोलना चाहें तो पावर जो होती है बराबर होती है TW अपॉन TT। पावर इसके बराबर रहती है। तो
पावर का हमारे पास फॉर्मूला बनता है, अगर हम फोर्स को, वर्क को जानते हैं, हमारा वर्क जो होता है एफ एस के बराबर होता है। अगर हम एफ को बाहर निकाल लें तो हमारे पास हो सकता है डी एस डी टी के बराबर वैल्यू। और अगर हम मान चलिए दोनों वेक्टर हैं, बोथ आर वेक्टर, तो एफ और ये, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर के बराबर। और हमारी पावर कैसी क्वांटिटी होती है? पावर इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। पावर हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस बात को ध्यान रखें, स्केलर क्वांटिटी। और पावर जो होती है डिपेंड करती है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी पावर। इसे समझने के लिए थोड़ा ये देख लेते हैं कि अगर हम एक हथौड़े को लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे हिट करते हैं और स्लोली स्लोली फोर्स लगाते हैं विद अ वेरी स्लो वेलोसिटी, तो जो हमारी नेल है, जिस कील को हम यहाँ पे गाड़ना चाहते हैं, जिस कील को हम यहाँ पे गाड़ना चाहते हैं, उसे गाड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि हमारी वेलोसिटी लेस है। वहीं हम क्या करें कि जो हैमर है उसे हम जोर से मारें, इफ वी प्रीच इट वेरी हार्ड, और इसकी स्पीड हम बढ़ा दें, तो ऐसी कंडीशन में जो ये नेल है विद इन अ हिट गेट मूव इनसाइड। एक ही बार में वेरी हाई वेलोसिटी से जब हम इसे प्रेस करेंगे तो तुरंत वो नेल जो है इसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। नोट डाउन।